everyone, this is Jyoti from Daksh Academy Ladwa, and in the last lecture we will discuss about the cell wall and cell membrane, है ना। जो हम सेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उसके देखो तीन कंपोजिशन थे, है ना। जो हमने सेल स्ट्रक्चर पढ़ा था उसके तीन कंपोजिशन थे। कोशिका संरचना के एक बाहर वाला हो जाता था आपका सेल वॉल, मतलब कोशिका भित्ति, जो आपका सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब आपका कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, जो सिर्फ और सिर्फ हमारा एनिमल सेल में प्रेजेंट था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पर पढ़ा था इसके बीच में जो भी सेल के बीच में लिक्विड सा भरा होता है, मतलब कि आपका साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव्य, ये पढ़ा था। यहाँ तक हमने कंटिन्यू कर लिया था, है ना। इसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट नया कंटिन्यू करते हैं अबाउट न्यूक्लियस। किसके बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर हम? केंद्रक के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद क्या होगा, ये जो सेल स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं हम किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में, है ना। देखिए सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियस है उसकी डिस्कवरी किसने करी, है ना। तो ये जो हमारा न्यूक्लियस था भाई, यानी कि केंद्रक, इसकी डिस्कवरी किसने करी? तो इसकी डिस्कवरी करी रॉबर्ट ब्राउन ने। जब हमने सेल की बात की थी, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, वो रॉबर्ट हुक था, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या है? रॉबर्ट ब्राउन है। और कब करी? 1831 में, ठीक है। चलिए यहाँ से ना एक और क्वेश्चन आता है। क्या आता है? जैसे अभी तो हम बात कर रहे हैं किसकी? बायो वाले न्यूक्लियस की, है ना। एक हमारा केमिस्ट्री में भी न्यूक्लियस होता है, वही आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पढ़ते हो ना। जैसे जो भी हमारा 3 फंडामेंटल बेसिक है, तो किसी भी एटम के बीच में आपका कौन रिवॉल्व करता है? न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है। तो अगर बायो वाला न्यूक्लियस आ जाए तो रॉबर्ट ब्राउन, है ना। और अगर आपका केमिस्ट्री वाले न्यूक्लियस की बात करें, इन केस मतलब ऑप्शन में रॉबर्ट ब्राउन ना हो और पूछे कि न्यूक्लियस की या केंद्रक की डिस्कवरी किसने करी, तो हमारा आंसर आ जाएगा जेम्स चैडविक। क्या आ जाएगा भाई? जेम्स चैडविक। तो एक साथ ये दोनों क्वेश्चन लर्न कर लीजिएगा। बायो वाले न्यूक्लियस की रॉबर्ट ब्राउन एंड केमिस्ट्री वाले न्यूक्लियस के आपका सर जेम्स चैडविक, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट यहाँ से हम बात करते हैं किसके बारे में पढ़े? न्यूक्लियस के बारे में, है ना। तो देखिए सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियस है उसको हम 3 सेगमेंट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक जो आपका न्यूक्लियस जैसे पूरा का पूरा सेल स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें से न्यूक्लियस को बाहर निकाल लिया, यहाँ पे उठा के रख दिया, आगे उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये न्यूक्लियस है, जो इसकी आउटर कवरिंग है, जैसे हमने पढ़ा था सेल है, उसकी आउटर कवरिंग क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कोशिका झिल्ली होती है। इसी तरीके से जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, उसकी आउटर कवरिंग क्या हो जाएगी? आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सिंपल, है ना। क्या हो जाएगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब केंद्रिका झिल्ली। नेक्स्ट अगर बात करें कि इसके बीच में जो लिक्विड भरा है, जो कोशिका के बीच में भरा था, उसको बोला था साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य। तो जो न्यूक्लियस के बीच में भरा है उसको बोल दिया हमने न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि आपका केंद्रिका द्रव्य। क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद जो ये न्यूक्लियस के बिल्कुल इन बिटवीन आपका स्पिंडल लाइक फाइबर, मतलब इस तरीके से आपका धागे से जैसी संरचना होती है, इसको क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियोएस, यानी कि आपका केंद्रिका, जो क्या करती है? जेनेटिक मटेरियल या फिर आपका अनुवांशिक पदार्थ को कंटेन करती है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ना न्यूक्लियस की 1-2 प्रॉपर्टीज़ के बारे में और पढ़ते हैं। हमने यहाँ से करा कि जो न्यूक्लियस है वो सेल का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ से देखिए और न्यूक्लियस के बारे में लिखते हैं भाई। ये जो न्यूक्लियस है ये क्या करते हैं? एक तो सेल का सबसे बड़ा पार्ट है। उसके बाद देखिए जैसे ये एनिमल सेल बनाया, हमने सेल थ्योरी में पढ़ा था कि उसका स्ट्रक्चर हमारा राउंड होता है, और प्लांट सेल का कैसा होता है? रेक्टेंगुलर, जो आपका स्लाइडन और श्वान ने बताया था, है ना। तो यहाँ से देखिए जो ये न्यूक्लियस है, जब ये आपका बीच में प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा? पूरी सेल को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कंट्रोलर ऑफ द सेल, यानी कि पूरी सेल का, कोशिका का नियंत्रक, ठीक है। क्या बोला जाएगा इसको? कोशिका का नियंत्रक,
ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, एक तो ये पूरी सेल को कंट्रोल कर रहा है, दूसरा जितने भी यहाँ पर सेल ऑर्गेनल घूमते रहते हैं साइटोप्लाज्म में, उन सबको ये क्या करता है, मैनेज करता है, तो इसीलिए इसको बोल दिया मैनेजर ऑफ द सेल। ठीक है, मैनेजर ऑफ द सेल। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, और इसको क्या बोला जाता है, आपका ब्रेन ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल, मतलब कोशिका का मस्तिष्क। देखिए यहाँ से ना हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, क्या आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मैनेजर ऑफ द सेल, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल, मतलब कोशिका का मस्तिष्क किसको कहते हैं, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका न्यूक्लियस। ठीक है, अभी हमने ये तो कह दिया कि कंट्रोलर है, मैनेजर है, ब्रेन ऑफ द सेल है, लेकिन ये सारी बातें हमें पता कहाँ से चली, है ना, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो एक छोटा सा यहाँ से पॉइंट याद रखेंगे भाई, सबसे बड़ा लार्जेस्ट यूनिसेल्युलर प्लांट, क्या लिखा, लार्जेस्ट यूनिसेल्युलर प्लांट, यानी कि सबसे बड़ा, यूनिसेल्युलर का मतलब क्या है, जिसमें एक ही कोशिका होगी, तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप। और इसका आपका क्या नाम था, एक तो ये एल्गई था, एल्गई की कैटेगरी शैवाल, और इसमें ना नाम याद रखिएगा इम्पोर्टेंट, कि किस यूनिसेल्युलर प्लांट में देखा गया कि जो हमारा केंद्रक है, न्यूक्लियस है, वो हर एक चीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। नाम याद रखिएगा, एस्टीब्यूलेरिया। जब थोड़ा सा मुश्किल पेपर बनता है तब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, एस्टीब्यूलेरिया, यानी कि इस चीज़ को कहाँ देखा गया कि जो न्यूक्लियस है वो सारी चीज़ों को क्या करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, तो आंसर आ जाएगा एस्टीब्यूलेरिया। ठीक है, इतना समझ में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहीं से देखिए, यहाँ से ना दो टर्म्स और याद करते हैं कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, ऐसे कौन से हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है ना। तो देखिए यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए भाई यहाँ से अगर इसी के बारे में बात करते हैं, दो टर्म आपने याद रखनी है, एक तो आपका प्रोकार्योटिक और दूसरा आपका यूकार्योटिक। बिल्कुल सिंपल सा है इसको समझना। अगर बात करते हैं प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी कि आपका पुराना, और जहाँ भी कार्यो वर्ड आ जाएगा उसका मतलब होता है न्यूक्लियस या फिर केंद्रक। तो क्लियर हो गया होगा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर आपका न्यूक्लियस यानी कि जो केंद्रक है वो नहीं पाया जाता, अगर केंद्रक भी नहीं है तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रिका झिल्ली है वो भी नहीं पाई जाती, और अगर पाई भी जाती है तो भी वो कैसी होती है, वेल डिफाइंड नहीं होती। ठीक है, वेल डिफाइंड नहीं होती। नेक्स्ट अगर बात करते हो यूकार्योटिक की, तो यू का मतलब हो जाता है ट्रू और कार्यो का मतलब हो जाता है न्यूक्लियस, यानी जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, है ना। इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, यूकार्योटिक के हो जाते हैं जैसे आपका प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, और हिंदी में भी ये आपको पेपर में एज इट इज़ मिलेगा। ठीक है, और प्रोकार्योटिक के भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है भाई, जैसे आपका ब्लू ग्रीन एल्गई हो गया, मतलब नील हरित शैवाल हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, तो इन सबको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट कि किसके अंदर न्यूक्लियस होता है, किस में न्यूक्लियस नहीं होता। एक और क्वेश्चन आता है कि जो ह्यूमन आरबीसी है, ह्यूमन रेड ब्लड सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ह्यूमन आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जैसे हमने यहाँ पे दो डायग्राम बना रखे हैं, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस हर चीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, देखिए कि जो हमारी एनिमल सेल है ना, मतलब जंतु कोशिका है, उसमें तो न्यूक्लियस आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होता है, और हर चीज़ को क्या कर रहा है, कंट्रोल भी कर रहा है। लेकिन जो हमारी प्लांट सेल है ना भाई, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो हमारा कहाँ पर प्रेजेंट होता है, साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और साइंस की लैंग्वेज में हम साइड वर्ड नहीं यूज़ करते, साइड की जगह हम वर्ड यूज़ करते हैं पेरीफेरी।
क्या यूज़ करते हैं? पेरीफेरी, ठीक है, पेरीफेरी। तो प्लांट सेल यानी पादप कोशिका में न्यूक्लियस आपका साइड में प्रेजेंट होता है। इसका रीज़न क्या है? देखिए, इसका सिंपल सा रीज़न है, एक हमारा सेल ऑर्गेनल यानी कोशिकांग होते हैं वैक्यूओल। क्या नाम है भाई इसका? वैक्यूओल। वैक्यूओल होता है आपका रसधानियाँ। एक बार के लिए सिंपल से इसका फंक्शन याद रख लेते हैं कि जो भी फूड होता है प्लांट में, खाना होता है, उसको ये क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है, ठीक है ना। आपके फूड को क्या करके रखता है? ये स्टोर करके रखता है, खाने का प्रबंध करके रखता है। तो इसीलिए जो प्लांट सेल होता है ना भाई, उसके अंदर ये जो वैक्यूओल होता है, ये कैसा होता है? बहुत ही बड़ा सा होता है। वैक्यूओल कैसा होता है? बड़ा होता है। और इसी को कहा जाता है एम्प्टी बॉक्स ऑफ द सेल। एम्प्टी बॉक्स ऑफ द सेल यानी सेल का खाली स्थान, कोशिका का खाली स्थान। और एक और नाम से जाना जाता है पॉकेट ऑफ द सेल। क्या कहा जाता है? पॉकेट ऑफ द सेल, मतलब कोशिका की जेब, ठीक है। तो वैक्यूओल प्लांट सेल में क्या होता है? बड़ा होता है, जगह ज़्यादा ले लेता है। इसी की वजह से न्यूक्लियस आपका कहाँ चला जाता है? साइड में। लेकिन अगर एनिमल सेल में बात करें तो इसके अंदर वैक्यूओल होता तो है, लेकिन कैसा होता है? बहुत ही छोटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसीलिए न्यूक्लियस आपका बीच में प्रेजेंट होता है। इतना समझ में आ जाएगा, है ना। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट थोड़ा सा और इसकी बात करें, हमने ये 3 कंपोजिशन लिखी हुई है। इतना हमें समझ में आ गया कि जो न्यूक्लियस है वो हर चीज़ को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, ब्रेन ऑफ द सेल है। किसमें? प्रोकार्योटिक में नहीं होता, यूकार्योटिक में होता है। डिस्कवरी किसने करी? एस्टिबुलेरिया में पाया गया। इसके बाद यहाँ तक तो क्लियर हो गया, है ना। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, यानी कि कोशिका झिल्ली की, तो यहाँ से हमें सिंपल 1-2 चीज़ें याद रख लेते हैं कि जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आपका केंद्रिका झिल्ली है, ये किसकी बनी होती है? आपकी ये बनी हुई होती है हमारी फॉस्फोलिपिड की। किसकी बनी होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? आपका फॉस्फोलिपिड। ये 1-2 पॉइंट यहाँ से याद रख लीजिएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड। लिपिड जहाँ भी आएगा उसका मतलब है वो किसकी बात कर रहा है? वसा की, ठीक है। किसकी बात कर रहा है? वो वसा की। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो जो हमारा देखो प्रोकार्योटिक था उसमें तो केंद्रिका झिल्ली या तो होगी, या मतलब अगर होगी तो वेल डिफाइंड नहीं होगी, नहीं तो नहीं होगी। लेकिन जो यूकार्योटिक है उसके अंदर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ठीक है। और कैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कैसी आ जाएगी? आपका डबल। कैसी आ जाती है? हमारा डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इतना समझ में आ जाएगा। ये किसके बारे में पढ़ा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आपका पूरे न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट कर रही है, उसको बचा के रख दिया, वो किसकी बनी हुई होती है? फॉस्फोलिपिड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ से बात करें न्यूक्लियोप्लाज्म की, तो न्यूक्लियोप्लाज्म इसका मेन काम क्या होगा भाई? एक तो ये क्या है आपका? न्यूक्लियस का लिक्विड है, यानी दिस इज द कलरलेस लिक्विड। कलरलेस लिक्विड ऑफ द न्यूक्लियस। जैसे हमने पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में सारे कोशिकांग घूमते रहते हैं, इसी तरीके से जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसमें भी आपका जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, जैसे इसमें देखिए आपका क्रोमेटिन हो जाएगा, जो भी धागे नुमा संरचना होती है, आपका न्यूक्लिक एसिड हो जाता है, ये सारा इसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड की अगर बात करें तो यहाँ से 2 मेन चीज़ें याद रखोगे। एक तो आरएनए को कंटेन करता है ये, दूसरा किसको कंटेन करता है? डीएनए को, ठीक है। एक तो आरएनए और दूसरा आपका डीएनए। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, अब ये भी बता दीजिए वो किसकी बनी हुई होती है? तो जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म होती है वो प्रोटीन फॉस्फोरस, ठीक है। एक आपका प्रोटीन की और दूसरा आपका किसकी बनी होती है? फॉस्फोरस की। इतना समझ में आ जाएगा। ये किसके बारे में पढ़ा हमने? न्यूक्लियोप्लाज्म। बाकी आरएनए आपका क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो आपका प्रोटीन वगैरह संश्लेषित करता है। डीएनए आपका क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो आपका किसको कंटेन करता है? हेरिडिटी मटेरियल को, या मतलब कि कोई बेबी है वो अपने पेरेंट का है या नहीं उसके बारे में बताता है, या
यूँ कह लीजिए पेरेंटल आइडेंटिफिकेशन हो गया, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो गया, ये सारा हमें कौन बताता है? डीएनए। बाकी इसके बारे में डिटेल में हम न्यूक्लिक एसिड में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था यहाँ से एक बार कि फर्स्ट डीएनए सेंटर कहाँ पर बनाया गया, तो फर्स्ट डीएनए सेंटर आपका कहाँ बनाया गया था? हैदराबाद में, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ जाएगा। एक लास्ट पॉइंट यहाँ से और सीख लीजिए, न्यूक्लियोइस यानी कि केंद्रिका। तो न्यूक्लियोइस में देखिए क्या आता है, जो भी इसके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में इस तरीके से धागे नुमा संरचना है, इसी को क्या कहा जाता है? आपका केंद्रिका। और ये क्या करती है? हमारा जेनेटिक मटेरियल मतलब कि अनुवांशिक पदार्थ को कंटेन करती है, ठीक है। किसके बारे में बताती है? ये अनुवांशिक पदार्थ के बारे में बताती है, ठीक है। और इसके साथ में क्या अटैच होते हैं? आपके क्रोमोसोम। क्या पाए जाते हैं इसमें? क्रोमोसोम्स, मतलब कि गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। और यही क्रोमोसोम आपके किससे अटैच होते हैं? तो अटैच ऑन द डीएनए, यानी ये किससे अटैच होते हैं? हमारे डीएनए से, ठीक है। अगर मैं क्रोमोसोम के बारे में बात करूं तो यहाँ से देखिए क्या इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन बनता है कि जो क्रोमोसोम है, एक तो ह्यूमन बॉडी में कितने पाए जाते हैं? तो सिंपल सा याद रखिएगा, 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और 23 पेयर में प्रेजेंट होते हैं। एक पेयर में कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 2 क्रोमोसोम हो जाते हैं। अभी देखो 23 को 2 पार्ट में क्लासिफाई करके पढ़ोगे, एक में हो जाएगा आपका 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि 44 क्रोमोसोम। देखिए इसको हम आगे 23 पेयर्स बने, इसको हमने 22 पेयर लिखा, तो ये जो 22 पेयर लिखा इसको बोला जाता है ऑटोसोम, जो सब में क्या होता है? सेम होता है। एक और यहाँ से बचता है 1 पेयर, इसको बोला जाता है एलोसोम, ठीक है, या फिर आपका गैमिट क्रोमोसोम भी इसको हम कह देते हैं, ठीक है। चलिए अगर यहाँ से बात करें फीमेल की, तो इसके अंदर कौन सा क्रोमोसोम होता है? आपका XX। और अगर मेल की तो इसके अंदर क्या होता है? X एंड Y। अगर बात करें फीमेल का X मेल के X से मिलेगा तो XX क्रोमोसोम, मतलब कि बेबी गर्ल का बर्थ होगा। अगर ये X इस Y से तो XY क्रोमोसोम, मतलब बेबी बॉय का बर्थ होगा। अगर ये X इस X से तो भी XX, मतलब बेबी गर्ल का, और X एंड Y मिलेगा तो बेबी बॉय का, ठीक है। तो जो बेबी का जेंडर होगा कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, वो किसके क्रोमोसोम पे डिपेंड करेगा? तो वो मेल के क्रोमोसोम, मतलब कि वो फादर के क्रोमोसोम पर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ जाएगा। एक और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये जो क्रोमोसोम है इसके बारे में किसने बताया था? तो 2 नाम याद रख लीजिएगा, एक तो वाल्डेयर एंड फ्लेमिंग, ठीक है। क्या आ जाएगा? वाल्डेयर एंड फ्लेमिंग। चलिए फ्लेमिंग ने इसका नामकरण किया था और वाल्डेयर ने इसके बारे में बताया था, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर न्यूक्लियस। केंद्रक के बारे में अच्छे से हमने डिटेल में कर लिया, इसको सारे को एक बार देख लीजिएगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।